नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड में। आज के सेशन में हम डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जैसा कि आप सबों को पता है कि डीएलएड में जो बच्चों की सबसे ज़्यादा चिंता रहती है वो मैथ के पेपर में रहती है। सबसे ज़्यादा बैक जो लगते हैं वो मैथ के पेपर में ही लगते हैं। इसलिए इसको देखते हुए मैंने आज जो ये प्रश्नों का संकलन किया है वो बहुत महत्वपूर्ण है, तथा अगर आप इसको देख के जाएंगे तो आप ना ही मैथ में आप बैक लगने से बचेंगे बल्कि मैथ में एक टॉपर की तरह प्रदर्शित होंगे। तो आपका रिजल्ट जो है वो टॉपर के रूप में आएगा। तो इसलिए आपको मैं जो ये प्रश्न कराऊंगा, अगर इन प्रश्नों को आप देख लेंगे जो 1-1.5 घंटे क्लास है, तो आपका पेपर जो बहुत अच्छे से निकल जाएगा। तो सेशन को शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तथा अगर आप टीचिंग लाइन से जुड़े किसी भी प्रकार की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि समानुपात के भेद बताइए। तो समानुपात दो प्रकार के होते हैं। समानुपात दो प्रकार के होते हैं, सरल समानुपात और मिश्र समानुपात। इसको ध्यान रखिएगा, समानुपात दो प्रकार के होते हैं, सरल समानुपात और मिश्र समानुपात। सरल समानुपात में केवल 2 अनुपात होते हैं और मिश्र समानुपात में 2 से अधिक अनुपात होते हैं। तथा सरल समानुपात को भी 2 भागों में बांटा जा सकता है, अनुलोम समानुपात और प्रतिलोम समानुपात। तो इसको आप डिफिनीशन देख लीजिए। प्रश्न पे आते हैं कि 7050 को 1/5, 1/4 और 1/3 के अनुपात बांटिए। तो हम पहले कभी भी अनुपात को हमें फ्रैक्शन में नहीं रखना है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अनुपात को कभी भी हमें फ्रैक्शन में नहीं रखना है। तो हमें कैसे करना पड़ेगा अनुपात को फ्रैक्शन से हटाने के लिए? हमें इसका पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम कितना आएगा? 5 4 3 का 60 आएगा। तो 60 का क्या हो गया? 12 5 60, रेशियो 4 15 और 3 20। तो 12 15 20 आ गया इसका रेशियो। अब 7050 का हमें निकालना है। 12 रेशियो 15 रेशियो 20 आ गया। तो इसका 7050 का पहला भाग क्या हो जाएगा? 12/47 गुणे 7050। तो 12 बटे क्या हो जाएगा? 47 गुणे 7050। तो इसको हम काटेंगे, कितना आएगा? 1800 आएगा। दूसरे भाग का 15/47 गुणे 1750 हो जाएगा और 7050। इसका कितना आएगा भाग? 2250 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार तीसरे क्या हो जाएगा? 20/47 गुणे 7050, सॉरी 7050। तो इसको काटेंगे 47 से 7050 कितना आता है बताइए आप? 150 आएगा। हाँ, तो 150 आएगा। 47 150 हम 7050, तो 150 कितना आ जाएगा? 3000। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3000। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 1245 को 3 व्यक्तियों में इस प्रकार बांटे गए कि उनके भागों में 10, 15 तथा 20 घटाने पर उनका अनुपात 3, 4, 5 हो जाता है। मतलब कह रहा है 1245 में 10, 15 और 20 क्रमशः घटा देंगे तो अनुपात 3, 4, 5 में कट जाएगा, बढ़ जाएगा। तो 1245 में पहले हम इनको ही घटा देते हैं। 10 + 15 + 20 कितना हो गया टोटल? ये 45 हो गया। तो 1245 में 45 घटा देते हैं, कितना हो गया? 1200 हो गया। अब 1200 को देखते हैं। 1200 को 3, 4, 5 में बांटना है तो 3/12 गुणे 1200, 100 आया। तो पहला भाग क्या हो गया? 300। ठीक इसी प्रकार 4 है तो दूसरा भाग क्या हो जाएगा? 400, क्योंकि 12 से तो 1200 काटेंगे 100 ही आएगा। तो 4 गुणे 100 400। तीसरा भाग क्या हो जाएगा? 500। अब हमें वास्तविक संख्याएं पूछी हैं तो पहले में हम क्या घटाए थे? 10 घटाए थे, तो अब 10 जोड़ देंगे, 310 पहली भाग हो जाएगा। दूसरे में हमने 15 घटाया था तो दूसरा भाग कितना हो जाएगा? 15 जोड़ देंगे, 415। तथा ठीक इसी प्रकार 500 में 20 जोड़ देंगे, 520। तो हम तीनों संख्याएं क्या हो जाएंगी? 310, 415 और 520। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 2 संख्याओं का अनुपात 8:5 में है। यदि छोटी संख्या 12:5 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो 2 संख्याओं का अनुपात क्या है? 8:5। तो 8/5 लिख देते हैं बराबर, और पहली संख्या में नहीं पता x बराबर 12:5। ठीक है, ये हमें नहीं पता है। अब त्रियक गुणा हो जाएगा तो 5x बराबर कितना हो जाएगा? 8 गुणे 12:5। 5x बराबर ये हो जाएगा। अब 5x बराबर कितना हो जाएगा? 8 पंचे 40, 8 दूनी 16, 4 20, 2 8 का 9 2 100। तो 5x बराबर 100 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 20। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 20। अगला प्रश्न देखते हैं कि एक ठोस की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 4, 5, 6 रेशियो में है। उसका आयतन 960 घन सेमी है। तो घनाभ की मापें। तो घनाभ का आयतन का फार्मूला क्या होता है? L गुणे B गुणे H। इसको आप ध्यान रखिएगा। अब मान लेते हैं हम इसको 4x, 5x और 6x मान लेते हैं। लंबाई 4x मान लेते हैं, 4:5:6 में है तो लंबाई 4x, चौड़ाई 5x और ऊंचाई 6x मान लेते हैं। तो इनका गुणा कर देंगे, 4x गुणे 5x गुणे 6x। तो कितना आएगा? 120x³। अब देखिए 120x³ बराबर हमें क्या दिया गया है? 960 दिया गया है। तो 120 से 960 काटेंगे तो कितना बार जाएगा? 12 8 96, 8 बार जाएगा, 0 0 कट जाएगा। x³ बराबर 8, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 2।
अब लंबाई, ऊंचाई और वो हमें चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो लंबाई 4 रही थी तो 4x थी, तो 4 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। चौड़ाई कितनी थी, 5x, तो 5 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 10। और ऊंचाई कितनी थी, 6 गुणे 2, 6x थी, 6 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 12। तो लंबाई 8, चौड़ाई 10 और ऊंचाई 12 हो जाएगी इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि लखनऊ से कानपुर की दूरी और लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी 3:8 में है, तो लखनऊ से कानपुर की दूरी और लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी 3:8 में है, और लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी 200 किलोमीटर है। तो लखनऊ से कानपुर के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो रेशियो क्या है, 3:8 है। तो हम दूरी क्या मान लेते हैं, 3x और 8x मान लेते हैं x मान लेंगे तो हो जाएगा। तो कह रहा है कि लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी 200 किलोमीटर है, तथा लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी क्या थी, 3:8 में थी। तो मतलब 8x बराबर क्या है, 8x बराबर 200 है ना। 3x और 8x में हम माने थे। कानपुर की दूरी कितनी हो जाएगी, फिर कानपुर से लखनऊ की दूरी 3x हो जाएगी और लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी 8x हो जाएगी। 8x बराबर 200 दिया गया है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, 25 हो जाएगा। और लखनऊ से कानपुर की दूरी क्या माने थे, 3x, तो 25 तियाँ 75 हो जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 75। अगला प्रश्न देखते हैं। 3, 12 और 15 का तृतीय अनुपाती बताइए। तो तृतीय अनुपातिक फार्मूला क्या होता है, इसको आप लिख लीजिए। तृतीय अनुपातिक फार्मूला होता है b²/a। इसका फार्मूला क्या होता है, b²/a। तो b² निकाल लेते हैं, 12 की स्क्वायर अपान 3। 12 की स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144 अपान 3 बराबर कितना हो जाएगा, 48। इसको ध्यान रखिएगा। तृतीय अनुपातिक फार्मूला क्या होता है, b²/a। चलिए अगला प्रश्न है। 16 और 36 का मध्यानुपाती। मध्यानुपाती मतलब क्या होता है, √AB जो होता है वो मध्यानुपातिक फार्मूला होता है। तो √AB निकाल लेते हैं। 16 गुणे 36 का अंडर रूट निकालेंगे। अब 16 गुणे 36 ये अंडर रूट 4 का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है। स्क्वायर और 1/2 कट जाएगा तो 4 बचेगा इधर और गुणे 6 बचेगा इधर, तो कितना आ जाएगा, 24। तो मध्यानुपाती कितना हो जाएगा, 24। इसका ध्यान रखिएगा। मध्यानुपातिक फार्मूला क्या होता है, √AB। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 35 को 3:4 में बांटना है। तो 35 को हमें 3:4 में बांटना है। तो पहला भाग क्या हो जाएगा, 3, और टोटल कितना है, 4 3 7 है। तो 3x/7 मतलब 35। तो 7 5 35, पहला भाग क्या हो जाएगा, 15। दूसरा भाग क्या हो जाएगा, 4/7 हो जाएगा। 4/7 35 मतलब 7 5 35, दूसरा भाग 20 हो जाएगा। तो पहला भाग 15, दूसरा भाग 20 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1050 का 2% दर से 6 वर्ष का मिश्र धन ज्ञात करना है। तो हमें 1050 के दर से 6 वर्ष का मिश्र धन ज्ञात करना है। चलिए इसको देखते हैं। तो इसका फार्मूला क्या होता है, SI बराबर PRT/100, मतलब प्रिंसिपल, रेट और टाइम दिया रहता है, जो मूलधन और दर और समय दिया गया रहता है। 500 कर देंगे तो क्या निकल जाता है, वो ब्याज निकल जाता है। और ब्याज और प्रिंसिपल जोड़ देते हैं तो क्या निकलता है, मिश्र धन निकलता है। तो मिश्र धन हमें ज्ञात करना है। तो पहले हम SI निकाल देते हैं। SI बराबर क्या हो जाएगा, 1050 गुणे 2 गुणे 6/100, 0 0 कटेगा, 2 पंचे 10, 5 से 105 काटेंगे तो 21 आएगा। तो कितना हो जाएगा SI, 6 का 6, 2 12, 126 हो जाएगा। अब SI मिश्र धन बराबर क्या होता है, मिश्र धन बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस SI। प्रिंसिपल कितना है, 1050 प्लस हमारे पास आया कितना, 126 आया था। तो कितना हो जाएगा, 6 5 2 7, 1176। तो मिश्र धन कितना आ जाएगा, 1176। इसको आप ध्यान रखिएगा। मिश्र धन कितना है, 1176। अगला प्रश्न है कि साधारण वर्ष की दर से 2500 का 2 वर्ष 6 माह का 6% वार्षिक दर से ब्याज तथा मिश्र धन ज्ञात करना है। चलिए इसको देखते हैं। साधारण वर्ष के क्या है, SI बराबर PRT लगा देंगे, 2500, 2 वर्ष 6 माह है मतलब 2.5 वर्ष है, अपान 6/100 कर देंगे। ठीक है, 1 0 से 2 0 जो 0 काट देंगे। अब इसका कितना आ जाएगा, 6 पंचे 30, 6 दूनी 12, 3 15, 15 गुणे 25 आ जाएगा। 15 गुणे 25 कितना होता है बताइए। तो 15 गुणे 25 कितना हो जाएगा, 375 हो जाएगा। तो हमारा SI कितना निकला, 375। अब हमें मिश्र धन देखना है। मिश्र धन कितना हो जाएगा, 2500 प्लस 375 कितना हो जाएगा, 5 7 5 3 8, 2875। तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, 2875। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कितने धन को मिश्र धन 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष में 75 हो जाएगा। बताइए कितने धन का मिश्र धन जो है वह 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष में 575 हो जाएगा। तो हमें क्या क्या पता है,
हमें दर पता है, रेट पता है 5%, टाइम पता है कितना 3 वर्ष, तथा मिश्र धन पता है कितना, अमाउंट पता है 575। ठीक है, तो इसका फार्मूला अब क्या हो जाएगा, मूलधन बराबर मिश्र धन गुणे 100 अपान समय गुणे दर गुणे 100। चलिए इसको देखते हैं। अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस एसआई। ठीक है, और एसआई का फार्मूला क्या होता है, PRT/100। ठीक है, तो अमाउंट P प्लस एसआई बराबर क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस प्रिंसिपल गुणे रेट कितना है 5 गुणे 3/100। ठीक है, और ये दिया गया है 575 बराबर क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस 5 से काट देंगे 20, प्रिंसिपल प्लस 3P/20 बराबर 575 हो जाएगा। इसको आप समझ पाए हैं। अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है। अमाउंट हमें दिया गया है 575, और इधर एसआई की फार्मूला क्या होता है, P प्लस PRT/100, और P प्लस PRT/100 कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, अमाउंट। तो दोनों बराबर हो जाएंगे, तो P प्लस 3P/20 आ गया बराबर 50। तो 23P/20 बराबर कितना हो जाएगा, 575 हो जाएगा। 23P से हम काटेंगे, अगर इसको काटते हैं 23 से 575, 23 कितना जाएगा, तो 23 से कितना जाएगा, 25 में जाएगा। 25 से 20 का गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, 25 20 में 500, क्योंकि 20 इधर भाग में होता है तो दूर जाएगा, गुणा हो जाएगा 25 20 से 500। तो कितना आ गया, प्रिंसिपल कितना आ गया, P बराबर, P यहाँ है, P बराबर कितना हो गया 500। तो इसको आप समझ पाए कैसे हुआ। अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है, और एसआई का फार्मूला क्या होता है, PRT/100। तो PRT/100 होता है एसआई का फार्मूला। अगर एक बार P यहाँ और जोड़ देंगे तो यहाँ एसआई जो है वह P प्लस एसआई हो जाएगा, तो बराबर अमाउंट हो जाएगा ना। तो 575 अमाउंट दिया गया है, 575 बराबर P प्लस PRT/100 हो जाएगा। तो इसी हिसाब से हमने किया। अगला प्रश्न है, चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करने का प्रतीकात्मक सूत्र इतना है। तो हमें चक्रवृद्धि ज्ञात करने का सूत्र बताना है। चलिए इसको बताते हैं। मिश्रधन बराबर मूल धन अपान 1 प्लस दर अपान 100 समय जो लगता है वो हमें बताना है, बराबर ए। मिश्रधन को हम ए लिखते हैं, मूलधन को क्या लिखते हैं, P अपान 1 प्लस R/100 इंटू T, जहाँ R क्या है, दर है, T क्या है, समय है, P क्या है, मूलधन है, A क्या है, मिश्रधन है। तो यही है इसका फार्मूला। मिश्रधन बराबर मूलधन गुणे 1 प्लस दर बटे 100 अपान का पावर 100 की पावर 100। अगला प्रश्न है कि 2000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है हमें। तो कैसे होगा ये, मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस 1 प्लस दर बटे 100 अपान समय होता है। तो 2000 1 प्लस 10/100 अपान 3, तो 2000 गुणे कितना हो जाएगा, 110/100 मतलब 11/10 आ गया, गुणे 11/10 गुणे 11/10। तो 1 0 1 0 3 0 है, 3 0 काट देंगे तो कितना आ गया, 11 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 2। तो ये कितना आ जाएगा, 11 दूनी 22 22 11 में, तो ये आ जाएगा 2662 आ गया। अब ब्याज 2000 था मूलधन, ब्याज कितना हो जाएगा, 662 हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, 662। इसको आप समझ पाए। P अपान 1 प्लस P इंटू 1 प्लस R/100 इंटू T लगाया है। 2000 गुणे 1 प्लस 10/100 की पावर 3, अब 110/100 हो जाएगा। तो 0 0 कट गया, तो 11/10 ही ना 3 बार गुणा होगा। 2000 0 0 3 2 0 कट दिया, तो इस प्रकार 2662 हो गया। अगला प्रश्न है, 8000 रुपये का 10% वार्षिक दर की ब्याज से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज छमाही है। इसको आप ध्यान रखिएगा, ब्याज छमाही है। तो अगर ब्याज छमाही हो तो दर क्या हो जाती है, आधी हो जाती है, क्योंकि ब्याज छमाही है तो मतलब दर जो होगी वह 10% की मतलब 6% 5% पहले 6 माह के लिए हो गई तथा 5% अगले 6 माह के लिए हो गई ना। तो दर क्या हो जाती है, आधी हो जाती है, तथा समय क्या होता है, दुगना हो जाता है ना। क्योंकि 2 वर्ष में कितना हो जाएगा, छमाही 4 छमाही आते हैं ना, तो 2 दूनी 4। तो हमें कैसे फिर करना, अगर छमाही ब्याज हो रहा है
तो हमें क्या करना है, दर को आधा कर देना, क्योंकि जो आधे छमाही के लिए 5% होगा और आधे छमाही के लिए 5% होगा। और समय, क्योंकि 2 वर्ष में छमाही कितने बार आते हैं, 4 बार आएंगे ना, 4 छमाह आएंगे, 24 महीने में 4-6 महीने आते हैं, तो समय दुगना कर देंगे। तो अभी इसको हम लगा लेते हैं। अब इसको लगाएं कैसे, 8000 गुणे 1 प्लस टाइम क्या था, दर क्या थी, दर को आधी किए थे 5/100 अपान टाइम क्या किए थे, टाइम को हम दुगना किए थे 4 हो जाएगा। तो 8000 गुणे कितना हो जाएगा, 105/100 की पावर 4। 105 क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 5 से काटेंगे ये 20 होगा। तो 8000 गुणे 21/20 की पावर 4 करना है। तो इसका आप गुणा कर लेंगे। उसके बाद 8000 गुणे 21/20 गुणे 21/20 गुणे 21/20 गुणे 21/20 हो जाएगा। तो इसको आप गुणा कर लीजिएगा, जो आएगा मिश्र धन वही घटा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। मिश्र धन जो आएगा उसमें से 8000 को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। और मिश्र धन अगर पूछेगा तो मिश्र धन तो आ ही जाएगा इस गुणा करने के बाद। तो इसको आप समझे, अगर छमाही होगा तो रेट क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, और टाइम क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। इसको आप ध्यान रखिएगा, टाइम दुगना हो जाएगा, रेट क्या हो जाएगा, हाफ टाइम हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5000 का 10% वार्षिक दर। प्रश्न है 5000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ज्ञात कीजिए। तो इसको आप भी वैसे ही कर सकते हैं ना, ए बराबर पी इंटू 1 प्लस R/100 अपान टी कर दीजिए ना। 5000 यहाँ हो जाएगा 5000, 1 प्लस 10/100 अपान टी, यही फार्मूला लगा लीजिएगा। 100 से 110/100 को 3 बार गुणा कर दीजिएगा 5000 में, आंसर आ जाएगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज का आपको फार्मूला मैंने बता दिया, ऐसे ही कर लीजिएगा। 10,000 का 10% वार्षिक दर से 2% का चक्रवृद्धि ब्याज, इसको भी आप ज्ञात कर लेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज के वाले अब प्रश्न हटा देते हैं। अब अगला प्रश्न चलिए देखते हैं कि हर्षिता ने एक राष्ट्रीयकृत बैंक से 5,000 रुपये जमा किए, 2 वर्ष बाद उसे कुल कितने रुपए मिले यदि बैंक 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज देता है। चलिए इसको एक और बता देता हूँ चक्रवृद्धि ब्याज से। क्या है कि 5,000 जमा किए, 5,000 हो गया मूलधन इंटू 1 प्लस ब्याज क्या था 8%, 8/100, टाइम क्या था 2 वर्ष, तो 5,000 हो जाएगा और 108/100 का पावर 2 हो जाएगा। तो यही आप अगर गुणा कर लेंगे तो जो आएगा वो क्या हो जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा। तो मिश्र धन हो जाएगा तो आएगा कितना, अगर इसका गुणा करेंगे 5,000 गुणे 108/100 गुणे 108/100 करेंगे तो कितना आएगा 5832 आएगा। 5832 क्या आ गया, मिश्र धन आ गया। तो ब्याज कितना हो जाएगा 5832 माइनस 5,000 बराबर 832। और इसमें पूछ रहा है कि उसे कुल कितने रुपए मिले, तो मिश्र धन ही तो मिलता है तो मिले इतने रुपए। लेकिन अगर पूछता कि उसे कितने ब्याज मिले हैं तो उसको ब्याज कितने मिले, 5,000 घटा देंगे 832 हो जाएगा आंसर। लेकिन पूछ रहा था कितने मिले तो 5,832 हो जाएगा। चलिए अब कुछ फार्मूला देख लेते हैं, कुछ मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। बैंकों के कार्य क्या हैं, तो बैंक की कार्य प्रणाली का अध्ययन निम्न प्रकार से कर सकते हैं। धन जमा करने, उधार देने और धन आहरण करने के लिए बैंक का यूज होता है। धन को सुरक्षित रखने के लिए भी और ब्याज पाने के लिए बैंक का यूज होता है। जिसमें बता रहे हैं कि बैंक का यूज क्या क्या होता है, इसको आप लिख सकते हैं बैंक का यूज कैसे होता है। अगला प्रश्न है खाते कितने प्रकार के होते हैं। बैंक में हम कई प्रकार के खाते खोल सकते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं। बचत खाता, बचत खाता क्या उद्देश्य होता है चलिए देखते हैं। इस खाते का मुख्य उद्देश्य कम और मध्यम आय वर्ग के लोगों में बचत की भावना प्रोत्साहित करता है। तो बचत खाते में क्या होता है, बचत की भावना प्रोत्साहित किया जाता है। यह खाता बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम राशि जमा करने पर खोला जा सकता है, मतलब इसमें न्यूनतम राशि खोला जाता है। जैसे जनधन खाता है 0 बैलेंस पे खुल जाता है, तो हम अपने बचत खाते से धन निकालने के लिए विड्रॉल फॉर्म या चेक भरकर धन निकाल सकते हैं। इसमें क्या होता है, चालू खाता क्या होता है, बड़े व्यापारी, कंपनी, निगम और संस्थाएं नगद लेन देन कम करती हैं, वे चेक द्वारा ही लेन देन करती हैं। तो चेक द्वारा लेन देन करने के लिए कौन सा खाता यूज होता है, चालू खाता। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। इसलिए वे बैंक अपने में चालू खाता खोलते हैं। इस खाते में क्या होता है, बैंक जमा धनराशि पर कोई ब्याज नहीं देता है। मतलब क्या होता है इसमें, इसका मुख्य पॉइंट क्या होता है कि बैंक जो है वो जमा धनराशि पर कोई ब्याज देता ही नहीं है, परंतु इसमें बचत खाते की अपेक्षा धन को कई बार निकाला या जमा जा सकता है। लेकिन इसमें ये कोई लिमिट नहीं होती कि आप धन को कितनी बार निकाल रहे हैं, कितनी बार जमा कर रहे हैं। तो इसलिए चालू खाता बड़े व्यापारी लोग खोलते हैं, क्योंकि उनको कई बार निकालना रहता है धन और कई बार जमा करना पड़ता है, और इसमें कोई ब्याज नहीं मिलता। बचत खाते में ब्याज मिलता है, लेकिन एक लिमिट होती है पैसा निकालने की और जमा करने की। अगला प्रश्न, अगला है सावधि जमा खाता, मतलब फिक्स डिपॉजिट, जिसमें धन निश्चित अवधि के लिए जमा की जाती है, उसे क्या कहते हैं, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट या सावधि जमा खाता। बैंक खाताधारी को प्रमाण पत्र प्रदान करता है। इस प्रमाण पत्र पर क्या क्या होता है, राशि होती है, समय, ब्याज दर और ब्याज की अदायगी की विधि आदि लिखा होता है। खाताधारी अवधि का समाप्ति पर धन निकालता है, मतलब जब अवधि समाप्त हो जाती है, जैसे आप 5,000 रुपये
आप 2 साल के लिए फिक्स कर दिए, तो उसमें बताएगा कि आप कितने % पे मिला है, 5% पे फिक्स किए हैं, तो फिक्स डिपॉजिट के बाद 2 साल बाद ही अब उसको निकाल सकते हैं। तो 2 साल बाद जितना धन होगा उतना आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार क्या होता है, फिक्स डिपॉजिट पता चल जाता है। अगला होता है रिकरिंग डिपॉजिट या आवर्ती संचयी जमा खाता। इसमें एक निश्चित धन जो होता है वह प्रतिमाह निश्चित अवधि में तक जमा करना होता है। मतलब एक जैसे कि निश्चित अवधि में, जैसे कि हर माह आपको 400 रुपये जैसे कि भरना पड़ेगा, तो वो है आवर्ती जमा खाता। मतलब जैसे LIC में आप खाता खुलवा लेते हैं तो 400 रुपये का मान लीजिए आपको भरना है, तो हर बार आपको भरना पड़ेगा, हर माह 400 रुपये, तो वो है आवर्ती संचयी खाता। अल्पवयस्क खाता क्या होता है, 18 वर्ष की कम आयु से कम आयु वाले व्यक्ति को अल्पवयस्क कहलाते हैं, तथा इनका जो खाता खोला जाता है वह अल्पवयस्क खाता कहा जाता है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है चेक कितने प्रकार के होते हैं। देखिए लीजिए DLED 2019 में आया है। चेक कितने प्रकार के होते हैं, तो चेक निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। वाहक चेक प्रश्न जो पूछा गया था, ये पूछा गया था। तो वाहक चेक कितने प्रकार के, वाहक चेक मतलब चेक कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। इसमें पहला कौन सा है, वाहक चेक। यह चेक जिसके नाम होता है वह स्वयं अथवा किसी वाहक के द्वारा उस पर लिखित धनराशि को बैंक से प्राप्त कर सकता है। चेक पर खातेदार का हस्ताक्षर आवश्यक होता है। वाहक चेक क्या होता है, मतलब जिसके नाम पे खाता है वो भी पैसा निकाल सकता है, और जिसका वाहक मतलब वो खातेदार चुना रहता है वो भी पैसा निकाल सकता है। आदेशिक चेक क्या होता है, इस प्रकार के चेक का भुगतान बैंक मात्रा उसी व्यक्ति को करेगा जिसके नाम चेक काटा गया। मतलब चेक जिसके नाम पे कटा रहेगा वो बैंक उसी को पैसा देगा। वो कौन सा होता है, आदेशित चेक। इसको आप ध्यान रखिएगा। तीसरा कौन सा होता है, रेखांकित चेक। रेखांकित चेक क्या होता है, जब चेक के बाएं कोने पर 2 तिरछी समांतर रेखाएं खींच के उनके मध्य एंड कंपनी नॉट निगोशिएबल अथवा अकाउंट पेई ओनली लिख देते हैं, तो ऐसे चेक को रेखांकित चेक कहते हैं। अकाउंट पेई ओनली या नॉट निगोशिएबल लिखे चेक का भुगतान चेक धारक अपने खाते में ही जमा करके प्राप्त कर सकते हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा, अपने खाते में पैसे जमा करके ही निकाल सकते हैं। तो ये था रेखांकित चेक, आदेशिक चेक या वाहक चेक। वाहक चेक इसमें है कि दिया गया है लाख 2 बराबर इतना, लाख 3 बराबर इतना दिया गया है, तो 6485 में अंकों की संख्या ज्ञात करने को पूछ रहा है। तो लाख 648 की पावर 5 का क्या मतलब है, log m की पावर n, जिसका अर्थ होता है n log m। तो इसका क्या हो गया, 5 log 648। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5 log 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4। अब मैंने आपको एक फार्मूला बताया है कि log m इंटू n बराबर क्या होता है, log m प्लस log n। इसको मैंने बताया है। तब क्या हो जाएगा कि 5 log 5 उसके बाद ब्रैकेट में log 2 की पावर 3 प्लस log 3 की पावर 4 हो गया। अब देखिए 5 log m की पावर n फिर आ रहा है, तो n log m हो जाएगा, तो 3 log 2 हो जाएगा प्लस 4 log 3, और सॉरी 3 इधर कोई पावर नहीं, या log m की पावर n बराबर n log m होता है ना। तो 5 3 log, अब log 2 की वैल्यू दिया है 5, 3 इंटू 0.3 लगभग दिया गया है, प्लस 4 इंटू 0.47 दिया गया है। तो कितना आ गया ये, इसको आप करेंगे 3.03, तो आ जाएगा 5 इंटू 2.81 करके आएगा। तो कितना हो गया 2.81 157 आएगा। 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 14.05। तब यहाँ पूर्णांक कितने आ गए हैं, हमारे पास पूर्णांक कितने हैं, इसमें हमारे पास पूर्णांक कितने आए, 14 आए। तो अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, अगर ऐसे पूछेगा अंकों की संख्या फिर पूछा है तो एक हम ऐड कर देंगे, ये नियम है। पूर्णांक अगर पूछा है लॉग वाले क्वेश्चन में तो पूर्णांक जो आएगा वो वही लिख देंगे। अंकों की संख्या पूछेगा तो 14 प्लस 1 15 हो जाएगा। तो आंसर कितना आएगा 15। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 13 स्क्वायर बराबर 169 को लघु गुणक अर्थात लॉग के रूप में दिखाना है। तो log 13 स्क्वायर का क्या मतलब है, m की पावर n। तो इसको हम क्या दिखा सकते हैं 2 log 13 में ना, तो यही पूछ रहा है। तो 2 log 13 हो गया, 2 log 13 बराबर कितना हो जाएगा 169। अब 10 की पावर -3 बराबर 1.3 है, तो 10 की पावर -3 क्या मतलब हो गया -3 log 10 ना, -3 log 10 में ही तो दिखाएंगे। n पावर -3 है n, तो n log m, तो -3 log 10 हो जाएगा। तो यही हमको दिखाना है बराबर करके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 1753 वर्ग मीटर है। मैदान का परिमाप लघुगुणक की सहायता से ज्ञात करना है। तो वैसे तो हम परिमाप ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन अब परिमाप जो है वह लघुगुणक के हिसाब से हमको ज्ञात करना है। तो ए स्क्वायर बराबर कितना दिया गया है 1753 दिया गया है। ए स्क्वायर बराबर कितना दिया गया है हमें 1753। तो ए बराबर कितना हो जाएगा 1753
अब पावर इधर स्क्वायर है तो इधर आएगी तो पावर डिवाइड हो जाएगी तो हाफ हो जाएगा। अब दोनों तरफ अगर हम लॉग ले लेंगे, लॉग बाई लॉग दो बोथ साइड कर देंगे तो लॉग ए इधर हो जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा लॉग 1753 अपान 1/2। अब लॉग एम की पावर n है तो क्या हो जाएगा 1/2 लॉग 1753 हो जाएगा ना। अब लॉग 1753 की वैल्यू जो है वो आपको सारणी में मतलब पेपर में दी गई होगी, तो लॉग 1753 की वैल्यू या दी गई होगी, नहीं तो लॉग टेबल आप याद कर लीजिए जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इसमें लॉग 1753 की वैल्यू क्या आ जाएगी हाफ, लॉग 1753 की वैल्यू क्या होगी 3.2438 हो जाएगी। तो आ गया कितना 1.6219 आ गया। ए की वैल्यू क्या आ गई, ए की वैल्यू लॉग ए बराबर ए होता है तो ए की वैल्यू कितना आई 1.6219 आ गई। अब 4a कितना हो जाएगा 4 गुणे ए कर देंगे तो 4a आ जाएगा। तो यही परिमाप पूछ रहा है तो परिमाप आप निकाल लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि समुच्चय ए तथा ए दिया गया है, सेट जो दिया गया है ए सेट में ए दिया गया है बी दिया गया है, तो दोनों समुच्चय का योग और अंतर पूछ रहा है। तो योग पूछने का मतलब क्या है ए यूनियन बी पूछ रहा है। ए यूनियन बी में क्या होता है कि सभी अंक जो है एक बार लिख दिए जाते हैं, तो 6 8 9 10 12 14 और 15 तो सभी अंक एक बार लिख दिए जाएंगे, तो ये हो गया। और a माइनस बी पूछ रहा है। a माइनस बी क्या मतलब होता है जो b में ना हो और a में अकेले हो, तो बताइए कौन कौन से हैं जो b में ना हो a में अकेले हो। तो 8 10 12 और 14 तो a माइनस बी क्या हो जाएगा जो b में ना हो सिर्फ a में हो, a में से b को घटा देंगे, जो 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 ना हो सिर्फ a में जो हो वही होगा। b माइनस ए क्या हो जाता है इसमें आप ये बताइए, b माइनस ए क्या हो जाता है फिर से बता देता हूँ। जो b में जो a में ना हो केवल b में हो तो कौन कौन से हो जाते हैं 9 15 हो जाता है। इसको आप ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। यूनियन और इंटरसेक्शन का अगर प्रश्न आ जाएगा तो आप ऐसे ही करेंगे। अगला प्रश्न है यक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में a + 1/a यक्स + 1 का गुणनखंड हमें निकालना है। चलिए इसका गुणा करेंगे, यक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर यक्स का a से गुणा करेंगे तो ax हो जाएगा, ये यक्स स्क्वायर हो गया। फिर a का गुणा करेंगे तो ax हो गया, माइनस यक्स बाई ए, क्योंकि माइनस ब्रैकेट खुलेगा तो यक्स बाई ए + 1 हो जाएगा। तो यक्स स्क्वायर माइनस यक्स बाई ए प्लस इसको मिटा दीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस यक्स स्क्वायर माइनस यक्स बाई ए हो गया माइनस ए एक्स + 1 हो जाएगा। तो इधर क्या लेंगे, इधर हम ले लेंगे कॉमन यक्स ले लेंगे तो यक्स -1/a आ जाएगा। इधर क्या लेंगे माइनस ए ले लेंगे तो इधर यक्स आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा -1/a आ जाएगा ना। तो इसके क्या हो गए रूट, यक्स माइनस ए हो गए एक रूट कौन सा हो गया यक्स माइनस ए, दूसरा रूट क्या हो गया दूसरा रूट क्या हो गया यक्स -1/a। तो इसको आपको समझ में आया कि नहीं, चलिए इसका फिर से देख लेते हैं, इसको मैं फिर से बता देता हूँ। तो यक्स स्क्वायर था माइनस ए एक्स हो गया माइनस यक्स बाई ए हो गया +1 हो गया। अब इसको हम यक्स स्क्वायर और माइनस यक्स स्क्वायर माइनस यक्स बाई ए लिख लेते हैं, माइनस ए एक्स +1 लिख लेते हैं। तो यक्स कॉमन लिए, इधर यक्स बचा, इधर 1 माइनस ए बचा, माइनस इधर ए कॉमन लिए, इधर यक्स बचेगा, इधर 1 माइनस ए हो जाएगा ना, क्योंकि ए और माइनस ए गुणे -1/a क्या हो जाएगा +1 आएगा ना। तो दो रूट क्या बन गए, दो रूट बन गए हमारे, यक्स माइनस ए एक रूट बन गया, दूसरा क्या हो गया यक्स -1/a। तो ये आ गया ऐसे आपको दूसरा वाला भी कर लेना है। दूसरा वाला आप कैसे करेंगे, दूसरा वाला एक और बता देता हूँ। इसको फिर से ए बी एक्स स्क्वायर + वाई स्क्वायर गुणा कर देते हैं। ए बी एक्स स्क्वायर आ गया प्लस ए बी वाई स्क्वायर आ गया प्लस या ए स्क्वायर एक्स वाई हो गया प्लस बी स्क्वायर एक्स वाई हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, ए बी एक्स स्क्वायर को लिख लेंगे प्लस ए स्क्वायर एक्स वाई लिख लेंगे इधर, प्लस ए बी वाई स्क्वायर लिख लेंगे प्लस बी स्क्वायर एक्स वाई लिख लेंगे। अब कॉमन क्या लेंगे हम, ए एक्स इसमें से कॉमन ले लेंगे तो बचाएगा कितना, क्या बचेगा बी एक्स बचेगा प्लस ए वाई बचेगा। इसमें क्या कॉमन लेंगे बी वाई ले लेंगे तो बचेगा क्या ए वाई
प्लस बी एक्स। तो हमारे दो रूट मिल गए ना, ए एक्स, दो रूट हमारे क्या मिल गए फिर, ए एक्स प्लस बी वाई एक रूट मिल गया, ए एक्स प्लस बी वाई, दूसरा क्या मिल गया, दूसरा मिल गया बी एक्स प्लस ए वाई मिल गया। तो दो रूट हमारे मिल गए। ऐसे ही आपको सब हल कर लेना, इसको आप नोट कर लीजिए। ये सब जो प्रश्न है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न है, अगले प्रश्न के भी गुणनखंड निकालने हैं, आप निकाल लीजिएगा। जो ना आए आप कमेंट में बता दीजिएगा, उसको मैं हल करके आपको भेज दूंगा। अगला प्रश्न है भागफल वाला। भागफल ज्ञात करना है हमें। -3x भाज्य है 18x प्लस 12x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर, तथा हमें भाग किससे करना है, -3x से। तो इसको हम कैसे करेंगे, 12x क्यूब भागे -3x कर देंगे, फिर -6x स्क्वायर भागे -3x कर देंगे, फिर प्लस 18x भागे -3x कर देंगे। अब x से एक x कट गया तो x स्क्वायर बचा, और 3 से 4 हो गया, तो क्या आएगा यहाँ, माइनस माइनस था, माइनस ऊपर हो जाएगा, 4x स्क्वायर आ गया, इसमें माइनस माइनस कट जाएगा, प्लस हो जाएगा, और x से एक x कट गया, 3 2, तो कितना आ गया, 2x आ गया। अब प्लस माइनस है, माइनस हो जाएगा, और x से x कट गया, 6 आ गया, 3 6 18, तो कितना आ गया, -4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, -4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6। ऐसे अगला करते हैं। अगला एक और बता देता हूँ, उसके बाद आप करिएगा। 2 की पावर 5 है गुणे 16 की पावर -2 भागे 2 की पावर -2 करना है हमें। चलिए इसको देखते हैं। तो इसको कैसे करेंगे, 2 की पावर 5 है गुणे, ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4 की पावर -2 हो जाएगा ना, भागे 2 की पावर -3 हो जाएगा। अब ये 2 की पावर 5 हो जाएगा गुणे, ये कितना हो जाएगा, पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 की पावर -8 हो जाएगा। और ये भागे 2 की पावर -8 है, तो इसको क्या करेंगे, गुणे 2 की पावर, इसको करेंगे गुणे करेंगे तो 1 की पावर गुणे 1/2 की पावर -3 हो जाएगा ना, गुणा आएगा, लेकिन माइनस को ऊपर लाएंगे तो हम क्या हो जाएगा, 2 की पावर 5 गुणे 2 की पावर -8 और गुणे 2 की पावर 3 हो जाएगा कि नहीं। अब पावर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, 5 -8 प्लस 3 2 की पावर कितना आ जाएगा, 2 की पावर 0, 5 3 8 इज इक्वल टू 1। तो आंसर कितना आएगा 1। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा कि 2 की पावर 5 था और 16 तक 2 की पावर 4 हो गया, 2 2 4 2 8 2 16 होता है, पावर -2, और पावर की पावर m की पावर n हो जाएगा, तो m n हो जाता है ना, तो 2 की पावर -8 हो गया। अब भाग था तो गुणा करेंगे तो क्या होता है, पावर जो होती है वो डिनोमिनेटर में चली जाती है, तो 1/2 पावर -3 हो गई, लेकिन माइनस पावर में हमको अगर ऊपर लाना है तो प्लस में कर देंगे ना, तो प्लस में करने के लिए 2 की पावर 3 कर दिए गुणा में। अब बेस सेम है तो पावर क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी, 2 की पावर 5 -8 प्लस 3, 5 प्लस 3 8, 8 -8 0, तो 1 आ गया इसका आंसर। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं, गुणनखंड निकालना है, इसको आप निकाल लीजिएगा, आसान है। अगला प्रश्न अब देख, अगला प्रश्न है कि 4 × 5 की पावर -2 भागे 1/10 की पावर 2 प्लस 3/2, तो 4 × 5 का क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। 4 × 5 का क्या हो जाएगा, 20 की पावर -2 प्लस, और प्लस है, हाँ ये प्लस है, 1/10 की पावर क्या हो जाएगा, 1/100 हो जाएगा, प्लस 3/4 हो जाएगा। अब 20 की पावर -2 क्या लिख सकते हैं हम, 1/20 की पावर 2, क्योंकि पावर निगेटिव में है तो हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को बदल देंगे तो पावर प्लस हो जाता है ना, ये आप नियम तो पढ़े ही होंगे। प्लस 1/100 है अपान प्लस 3/4 है, तो ये कितना हो जाएगा, इसको अगली साइड में कर देते हैं, 1/400 हो जाएगा प्लस 1/100 हो जाएगा प्लस 3/4 हो जाएगा। तो इसका अब हम तीनों का ऐड कर लेते हैं, कैरी कितना हो जाएगा 400, इधर कितना आएगा 1 आएगा, इधर कितने आएगा 100 4 जा 400, 4 × 1 4 आएगा, प्लस इधर कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा, तो कितना हो गया 305/400। तो आंसर कितना आ गया 305/60 400। इसको आप सरलतम रूप में भी कर सकते हैं, 108/80 आ जाएगा, 5 से भाग कर देंगे तो इसका 61/80 आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगला प्रश्न है 15x की पावर 5 प्लस 3x की पावर स्क्वायर -18 का गुणनखंड निकालना। चलिए इसका गुणनखंड एक बार फिर बता देता हूँ। 15x की पावर 4 हो जाएगा प्लस 18x, 3x को हम क्या लिख सकते हैं, 18x स्क्वायर माइनस 15x स्क्वायर। आपको ऐसे तोड़ना है कि ताकि वो आपका बन जाए। तो 15x की पावर 4 को फिर 18x स्क्वायर माइनस 15x, क्योंकि इसको घटाएंगे 3x आएगा, और गुणा करने पर क्या आना चाहिए, ये जो मिडिल वाला है bx को हमको ऐसे तोड़ना है दो चीज़ों में कि घटाएं तो वही आए और गुणा करने पे क्या आए, ac आए, 18 × 15 आए, तो ये तो आ ही जाएगा, 18 × 15 तो आ ही जाएगा।
एक्स की पावर भी आ जाएगा। तब इसको हम तोड़ देते हैं 3x² में, तो 5x² प्लस 6 आ जाएगा। इसको क्या करेंगे -3 ले लेंगे तो 5x² प्लस 6 आ जाएगा। तो एक क्या हो गया 3x² माइनस 3 आ जाएगा और क्या होगा 5x² प्लस 6। इसको आप देख लीजिएगा। इसमें ट्रिक क्या है कि आपको ये जो बीच वाला bx है इसको ऐसे तोड़ना है कि घटाने पे वही 3x² आए और गुणा करने पे क्या आए 18 गुणे 15x² मतलब AC आए। गुणा करने पे क्या आए AC आए और घटाने पे वही bx ही आए। तो इसको आप ऐसे तोड़ना है। एक और क्वेश्चन कहिए तो बता दूं, चलिए बता देता हूँ। 3x² है प्लस 10x माइनस 8 हो गया। अब हम इसे कैसे तोड़ना है, गुणा करने पे क्या आए, गुणा करने पे इसको बता देता हूँ, गुणा करने पे आए 24x² और घटाने पे क्या है 10x आए। तो कैसे तोड़ेंगे, तो 12x माइनस 2x में अगर तोड़ेंगे तो 12x माइनस 2x करेंगे तो 24x² आएगा और गुणा करेंगे 12x और माइनस 2x का कितना आएगा -24²। तो -24x² हमें चाहिए भी, तो 3x² क्या हो जाएगा प्लस 12x माइनस 2x माइनस 8 आ गया। 3x इधर कॉमन ले लेंगे, x प्लस 4 हो जाएगा, -2 इधर कॉमन ले लेंगे, x प्लस 4 हो जाएगा। तो रूट क्या बन गए 3x माइनस 2 एक रूट हो गया, दूसरा क्या हुआ x प्लस 4 हो गया। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही कर लीजिएगा। अब आपको ऐसे प्रश्न कर लेने होंगे। अब मैं कितना क्वेश्चन इसको बताऊं। एक भाग है, चलिए ये देख लीजिए। भाग दिया गया है कि 15x³ था माइनस 20x² प्लस 13x माइनस 12 है, तो 3x माइनस 3x था। तो इसमें हमें पहले वाले से तोड़ना है। 15x³ हम कैसे लाएंगे, 15x³ लाने के लिए हमें क्या करना होगा 5x² से गुणा करना पड़ेगा। तो 5x² जा ले गए 3x का, तो 15x³ माइनस 30x² आया, तो प्लस 10x² बचा शेषफल और प्लस 13x है। उसके बाद क्या करेंगे -6 जा ले गए, तो उसके बाद क्या हुआ प्लस 10/3x ले गए क्योंकि -10x हमें काटना था। इसमें आपको क्या करना है, पहले पद को गुणा कैसे भी करो पहला पद काटना चाहिए हर बार। देखिए इसमें पहला पद 15x को काटे 5x² से गुणा करके, इसमें 10x था तो 10/3x लेके काट दिए पहला पद। एक एक पद काटना है, लास्ट में अपने आप कट जाएगा। और उसके बाद तीसरा पद काटने के लिए हमें 11 से 3x से गुणा करना पड़ा। तो एक बार में एक पद आप काट पाएंगे बस। तो इसमें आपको भाग कैसे करना है कि चाहे जितना जा ले जाइए 3x माइनस 6 का 5x² ले गए तो 15x माइनस 3x 30x² है। यहाँ आपको नहीं देखना है, आपको एक बार में पहला पद काटना है, दूसरी बार में दूसरा पद, तीसरी बार में तीसरा पद। इसी प्रकार आप भाग कर लेंगे और शेषफल जो आएगा, जो संख्या आएगी वह आएगी। 14 माइनस 5x माइनस x² का गुणनखंड आप निकाल लेंगे। देख लीजिए भाग इसमें भी वैसे ही किया गया है। 3x प्लस, देखिए 3x प्लस 7 था तो इसमें -4x² ले गए, तो पहला पद पहली बार में काट लिए। -4x² ले गए तो क्या हुआ -12x4 आ गया, पहला पद कट गया। तो आपको कैसे भी सेट करना है कि पहला पद कट जाए पहली बार में। दूसरी बार में कौन सा पद कटेगा, +2x² ले गए तो दूसरी बार में दूसरा पद कट गया। यहाँ क्या आ रहा है उससे नहीं मतलब, यहाँ क्या आ रहा है उससे नहीं मतलब, वो तीसरी बार में कटेगा। तो यहाँ 10 माइनस 14 माइनस 24x² आ गया, तो 3x से 8x का गुणा कर दिए, तो तीसरी बार में तीसरा पद काट दिए, चौथी बार में 14 पद काट दिए और संख्या जो बचेगी वो शेषफल हो जाएगी। इस प्रकार से आपको भाग करना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों का किग्रा में भार के आंकड़े निम्नवत दिए गए हैं। एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों के भार के वो दिए गए हैं कि 40 वाले भार वाले 8 लोग हैं, 41 के इतने हैं, 42 कितने। तो अब देखिए, अब इसको हम क्या करेंगे टेबल में बदलेंगे। पहले ये टेबल आपको नहीं दी होगी, इसको आपको बनाना होगा। तो इसको कैसे बनाएंगे, देख लीजिए। पहले भार लिखा होगा यक्स होगा और बारंबारता जो है वह यफ से मापी जाती है। बारंबारता जहाँ लिखा होगा वह यफ है, इसको आप ध्यान रखिएगा। बारंबारता मतलब जो जितनी बार हुआ है, मतलब 40 भार वाले 8 बच्चे हैं, 41 भार वाले कितने बच्चे हैं 4 बच्चे हैं, तथा 42 भार वाले कितने हैं 6 बच्चे हैं, 43 इतने टोटल 40 विद्यार्थी दिए गए हैं। इसको ट्रिक कर देख लीजिए, 40 इधर भी आया, सम ऑफ यफ कितना आया 40 आया, बारंबारता का सम कितना है 40 और बच्चे भी 40 हैं। तो बारंबारता जो है उसे यफ से दिखाएंगे तथा अगले को यक्स से दिखाएंगे। तो इसमें हमको क्या करना है, पहले हम टेबल बना लेंगे, असेंडिंग या डिसेंडिंग आर्डर में टेबल बना लेंगे। 40, 41, 42, 43, 44, 45 भार वाले लिख दिए यक्स। उसके बाद उसी के सामने उसकी बारंबारता लिख देंगे। 40 का 8 है, 41 का 4 है, 42 का 6 है, 43 का 10 है, 44 का 6 है, 45 का 6 है। अब हमें एफ निकालना है सबका। एफ निकालेंगे। 40 8 का क्या हो गया 320, 41 4 का क्या हो गया 164, 42 6 क्या हो गया 252। उसके बाद हमें क्या करना है, सम ऑफ यफ निकाल लेना है। सम ऑफ यफ क्या होगा, जो दिया गया होगा, जो फ्रीक्वेंसी दी गई होगी वही सम ऑफ यफ होगा, और सम ऑफ एफ एक्स निकाल लेना है। उसके बाद क्या है, समानांतर मान का आपका सूत्र बता देता हूँ। समानांतर माध्यिका सूत्र क्या हो जाएगा, सम ऑफ एफ एक्स इंटू सम ऑफ यफ। तो सम ऑफ एफ एक्स निकाल लेंगे और सम ऑफ
तो इसमें क्या हो गया, सम ऑफ एफ एक्स कितना था, 1700 था अपान 40, 0 0 कितना आ गया 1700, 40.5 आ गया ना। तो आपका सूत्र क्या है, 40 मतलब सम ऑफ एफ एक्स, समांतर माध्य का सूत्र सम ऑफ एफ एक्स अपान सम ऑफ एफ। एफ क्या होगी, बारंबारता जो दी गई होगी, मतलब जो जितनी बार जो दोहराई गई फ्रीक्वेंसी जिसको कहते हैं, आवृत्ति जो हुई होगी वही बारंबारता, उसको एफ से डिनोट करेंगे। और जो अगला पद होगा उसे एक्स से डिनोट करेंगे। उसके बाद आप सम ऑफ एफ निकाल लेंगे, उसका और सम ऑफ एफ एक्स निकालेंगे। एफ एक्स क्या होगा, एफ और एक्स का गुणा। तो उसके बाद सम ऑफ एफ एक्स अपान सम ऑफ एफ कर देंगे, समानांतर माध्य निकल आएगा। अगला प्रश्न है कि 1 से 20 तक की सम संख्याओं का समानांतर माध्य हमें देखना है। अब समानांतर माध्य अगर ऐसी मतलब अवर्गीकृत आंकड़ा हो तो उसमें समानांतर माध्य कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑल नंबर, सम ऑफ ऑल नंबर निकाल लेंगे। अगर वर्गीकृत आंकड़ा ना हो, मतलब अवर्गीकृत आंकड़ा हो, मतलब वैसे दिया गया हो सिंपल नंबर, तो अपान टोटल नंबर देख लेंगे। समानांतर माध्य मतलब औसत जैसे होता है, ऐसी संख्या में औसत बराबर समानांतर माध्य होता है। तो हम देख लेते चलिए, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, 1 से 20 तक कितनी सम संख्या हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 संख्या हो गई। अब इसका टोटल कितना हो जाएगा, 4 2 6 6 12 12 8 20 20 10 30 30 10 40 2 42 42 10 52 4 56 56 6 62 10 72 72 8 80 10 90 90 20 110। तो इसका आंसर सम कितना हो गया 110, तथा संख्याएं कितनी है 10। तो इसका समानांतर माध्य कितना हो गया 11। तो इसका समानांतर माध्य कितना हो गया 11, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, देख लीजिए, इस एक प्रश्न अगर आप इसको लगा लेंगे तो आपका वो जो समानांतर माध्य का वर्गीकृत आंकड़े जो होते हैं उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगला इसमें प्रश्न है कि निम्नलिखित सारणी में 50 शिक्षार्थियों का भार किलोग्राम में दिया गया है। तो 50 शिक्षार्थियों को भार जो है केजी में दिया गया है, उनके भार का समानांतर माध्य में ज्ञात करना। भार 40 भार वाले 4 लोग हैं, 42 भार वाले 12 लोग हैं, 43 भार वाले 18 लोग हैं, 44 भार वाले 10 लोग हैं तथा 45 भार वाले 6 लोग हैं। अब इसमें कह रहा है, अब हमें क्या करना है, हमें पहली बात तो अगर असेंडिंग आर्डर में दिया गया ठीक है, नहीं तो असेंडिंग आर्डर में यक्स को लिखेंगे। तो असेंडिंग आर्डर में दिया गया 40 42 43 44 45 को यक्स की लाइन में लिख देंगे। उसके बाद यफ लिखेंगे। यफ क्या है, बारंबारता, बारंबारता सबकी लिख लेंगे। उसके सामने 40 का 4, 42 का 12 और 45 का 6 ऐसे लिख लेंगे। और यन बराबर या सम ऑफ यफ बराबर यन होता है, सम ऑफ यफ लिख लेंगे 50 आ गया। और एफ एक्स निकालेंगे 40 और 4 सब का एफ एक्स क्या होगा, यफ गुड़े यक्स सब संख्या का एफ एक्स निकालेंगे। इसका 40 4 का 160 हो गया, 42 गुड़े 12 504, 43 गुड़े 18 774, 44 गुड़े 10 440 हो गया। अब सम ऑफ एफ एक्स आ गया और यन हमें पता है या सम ऑफ एफ एक्स, तो आंसर क्या हो जाएगा 2148 अपान 50। तो ये आ गया। अब इसका हम भाग कर देंगे तो आएगा कितना, 4 जा जाएगा, फिर 2 जा जाएगा, 42.9 करके आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 42.9। तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न चलिए देख लेते हैं। डीएलएड 2018 में आया है ऐसे प्रश्न आते हैं। मैं वैसे फर्जी नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको। इसमें कह रहा है यदि निम्नलिखित आंकड़ों का समीकरण में यदि निम्नलिखित आंकड़ों का समांतर माध्य 21.5 है तो के की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो इसमें हमें समानांतर माध्य दे दिया गया है, के की वैल्यू देनी है, मतलब इसमें हमें इस 35 के पद वाले की बारंबारता बतानी है। तो इसको भी वैसे लिख लेंगे, पहले एक्स आई लिख लेंगे 5 15 25 35 45, फिर उसका एफ आई लिख लेंगे 6 4 3 के 2। अब एफ एक्स निकाल लेंगे। एफ एक्स कितना आया है, एफ एक्स निकाल लेंगे, इसका गुणा करेंगे 35 गुणा कितना होगा 35 के होगा, तथा सम कितना होगा 6 4 10 3 13 2 15 प्लस के आ गया। तो इसका गुणा 35 प्लस के है, सबको जोड़ लीजिए, उसके बाद प्लस 35 के हो जाएगा। तो अब क्या होगा 35 के प्लस 255 अपान 15 प्लस के बराबर कितना है 21.5। इसको आप गुणा कर लीजिए। तो अब क्या हो जाएगा 21.5 गुणे 15 प्लस के बराबर 255 प्लस 35 के। अब ये सूत्र आपका निकल आया ना, 15 प्लस के को इधर ले आए तो 21.5 से गुणा हो गया। तो 21.5 गुणे 15 क्या हो जाएगा 322.5 प्लस 21.5 के बराबर 255 के प्लस 35 के, और सॉरी 255 नहीं 255 प्लस 35 के। अब क्या हो जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे 35 के को, कितना हो जाएगा 13.5 के हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 67.5 हो जाएगा। 21.5 को इधर ले जाएंगे घटा देंगे तो 13.5 के आ जाएगा, और 322 को 255 इधर ले जाएंगे तो 67.5 बचेगा। तो अब के बराबर कितना आ गया 67.5 अपान 13.5।
पॉइंट, तो इसका के एक वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। तो इसको आप समझे कैसे हुआ? इसका हुआ कि 35 के प्लस 255 सम ऑफ एफ एक्स अपान सम ऑफ एफ 15 प्लस के, तथा इसकी वैल्यू हमें दी गई है 21.5। अब 21/1 त्रिया गुणा करके सॉल्व कर ले, के की वैल्यू लगा लो, वही आंसर है। तो आंसर कितना है? 5। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 10, 12, 8, 9, 11, 19, 13, 10, 20, 22 का माध्यिका निकालने हैं। तो माध्यिका निकालने के सूत्र मैं आपको बता दूं। सबसे पहले पदों को असेंडिंग आर्डर में लिखिए या डिसेंडिंग आर्डर में लिखिए, और उसके बाद अगर पद सम संख्या में है, अगर n जो है पदों की संख्या जो है सम है, तो क्या हो जाएगा फार्मूला? पदों की संख्या अगर सम है तो फार्मूला क्या हो जाएगा? n/2वां पद जो होगा, उसके बाद n/2 + 1वां पद जो होगा उसका कर देंगे, प्लस है यहाँ पे, अपान 2 कर देंगे, फिर जो आएगा वही आंसर होगा। ठीक है। और अगर n बराबर विषम है तो क्या हो जाएगा? n + 1/2 फार्मूला हो जाएगा, जो आएगा n + 5 वहाँ वही आंसर होगा। तो यहाँ n कैसा रहा है? पहले लिखते हैं इसको 8 असेंडिंग आर्डर में लिखते हैं। 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 19, 20 और 22। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। n बराबर 10 है, मतलब सम है, तो क्या हो जाएगा? 10/2वां पद प्लस 10/2वां पद प्लस 1/2। तो क्या हो गया? बराबर क्या होगा? बराबर 5वां पद प्लस 6वां पद अपान 2। 5वां पद क्या है? 5वां पद हमारा क्या आया था? 11 आया था, और 6ठा पद क्या आया था? 12 आया था। इसको ऐड कर देंगे तो कितना आ गया? 11.5। तो हमारी माध्यिका क्या आ गई? 11.5। और अगर n विषम होता तो विषम n + 1/2 कर देते। अगर संख्या इसमें अगर हम क्या करें, इसी से तरीके से मैं आपको बता दूं, अगर इसमें हम क्या करते हैं 22 को हटा देते हैं। मान लीजिए 22 को हटा दिए, ठीक है, 22 को हटा दिए तो फिर क्या हो गई? n की संख्या कितनी हो गई? 9 हो गई। तो हम क्या करेंगे? n + 1/2 निकाल के, n + 1/2 मतलब 10/2 हो गया, 9 + 1 बचा। तो 5वां पद क्या होगा? 5वां पद असेंडिंग आर्डर से लिखने पे क्या आया था? 11 आया था। फिर माध्यिका हमारी क्या हो जाती है? 11 हो जाती है। इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक, हमें बहुलक ज्ञात करना है। तो जिसकी बारंबारता सर्वाधिक होगी उसी का बहुलक सबसे ज़्यादा होगा। देख लीजिए इसमें, तो इसमें बारंबारता सबसे ज़्यादा किसकी है? 26 की है। तो बहुलक कौन सा हो जाएगा? 20 जो होगा वह बहुलक होगा, क्योंकि 26 जो है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो गई वही सबसे बार संख्या आई है। तो 20 जो है वह सबसे बार आई है, मतलब 26 क्या है? बारंबारता दर्शा रहा है, मतलब 20 जो है वह 26 बार आई है। तो बहुलक क्या हो जाएगा? 20। तो आंसर इसका 20 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक घन की भुजा 3 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन ज्ञात करिए। घन की भुजा क्या है? 3 सेंटीमीटर। तो घन का आयतन क्या होता है? 1 क्यूब। इस फार्मूला को आप जानते ही होंगे। घन का आयतन क्या हो जाता है? 1 क्यूब। तो 3 का क्यूब क्या हो जाएगा? 27 सेंटीमीटर क्यूब। ध्यान रखिएगा, यूनिट को भी अच्छे से लिखिएगा, नहीं तो इसके नंबर कट जाते हैं। आयतन में सेंटीमीटर क्यूब लगता है, तथा एरिया में क्या लगेगा? एरिया में स्क्वायर लगता है, सेंटीमीटर का स्क्वायर लगेगा। इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एक घन की कोर एक प्रश्न है, चलिए इसको देख लीजिए, ये सॉल्व है कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले के 2 घनों के बराबर सटाकर रखने से प्राप्त घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ कीजिए। तो इसमें क्या करा है? 10 सेंटीमीटर वाले भुजा के 2 घन हैं, उनको रख कर क्या किया गया? घनाभ बना दिया गया है। तो घनाभ की लंबाई कितनी हो जाएगी? घनाभ की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, और जुड़े हुए घनों की लंबाई कितनी है? 20 सेंटीमीटर है। तो बताइए घनाभ की चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर। घनाभ की ऊंचाई भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, तथा घनाभ की लंबाई क्या हो जाएगी? 20 सेंटीमीटर। सॉरी, यहाँ 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। घनाभ की लंबाई 20 सेंटीमीटर हो जाएगी, चौड़ाई और ऊंचाई 10 ही सेंटीमीटर रहेगी, क्योंकि चौड़ाई ऊंचाई तो उतनी है ना। चौड़ाई चाहे जितना जोड़ दीजिएगा इधर तो उतना ही रहेगा, बस लंबाई बढ़ेगी। चौड़ाई ऊंचाई में क्या फ़र्क पड़ेगा? तो घनाभ की लंबाई कितनी हो जाएगी? 20, और घनों की जुड़े हुए घनों की लंबाई 20 हो जाएगी, चौड़ाई 10 और घनाभ की 10। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा? 2LB + BH + LH। तो 2 × 20 × 10, 10 × 10 और 10 × 20, तो 2 × 200 + 100 + 200, 2 × 500 और 1000 सेंटीमीटर इसका उत्तर है। फार्मूला क्या है? 2LB + BH + LB। इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि एक लंबवर्ती बेलन के आधार का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है। एक लंबवर्ती बेलन के आधार का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो आयतन ज्ञात करना है। तो बेलन के आधार का जो बेलन होता है
उसके आधार क्षेत्रफल क्या होता है, सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर बराबर दिया गया है 100 सेंटीमीटर, और बेलन की ऊंचाई फिर क्या हो जाएगी, एच बराबर 10। अब आयतन पूछ रहा है, आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू रख दीजिए पाई, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 100, और एच क्या है 10 है, तो कितना हो जाएगा 1000 पाई हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा 1000 पाई घन सेंटीमीटर क्यूब। अब देख लीजिए, अब इसमें अगर आपको पूछे कि एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल अगर पूछे, तो क्योंकि बेलन ऐसे बनता है सिलेंडर, उसका आधार में क्या होता है, दोनों तरफ सर्कल होता है, तो उसके आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अब कुछ चलिए देख लेते हैं थ्योरेटिकल। वृत्त क्या है। यदि एक समतल में कोई बिंदु इस तरह गतिमान हो कि समतल में दिए गए एक निश्चित बिंदु से उसकी दूरी सदा नियत हो रही हो, तो इस बिंदु के पथ द्वारा बनाई गई आकृति को वृत्त कहते हैं। मतलब क्या कह रहा है इसमें कि एक कोई बिंदु इस तरह गतिमान हो कि समतल में दिए गए एक निश्चित बिंदु से मतलब हर समय दूरी जो है वह चेंज होती रही है, सदा मतलब चेंज होती है दूरी उसकी, क्या होगा, वह वृत्त होगा, उसको वृत्त कहते हैं। अगर स्थिर बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं। जो स्थिर बिंदु होता है जहाँ से लाइन खींची जाती है उसे केंद्र कहते हैं, तथा इस केंद्र से वृत्त की प्रत्येक बिंदु की नियत दूरी को त्रिज्या कहा जाता है। तो इस वृत्त से जो प्रत्येक बिंदु की नियत दूरी होती है उसे क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा। परिधि किसे कहते हैं, वृत्त के परिमाप को परिधि कहते हैं। तो वृत्त के जो परिमाप होता है उसे क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वृत्त खंड किसे कहते हैं। वृत्त की जीवा वृत्त के 2 भागों में विभाजित करती है। इन भागों में से प्रत्येक को वृत्त खंड कहते हैं। छोटा खंड लघु वृत्त खंड कहता है, वह बड़ा भाग दीर्घ। तो वृत्त की जो जीवा होती है वह 2 भागों में विभाजित करती है वृत्त को। तो बड़े वाले को दीर्घ वृत्तीय कहते हैं, तथा छोटे वाले को स्मॉल वृत्त खंड कहते हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न है कि किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पे है। तो दूरी क्या है, बढ़ रही है, दूरी बढ़ रही है। तो ये क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा। जीवा जो है वो दूरी असेंडिंग आर्डर में है, तो जीवा डिसेंडिंग आर्डर में हो जाएगी। तो 12 × 12 रेशियो 5 रेशियो 24 रेशियो x हो गया। अब 12 इधर हो गया, 24 पंचे, तो 12x बराबर कितना हो जाएगा 120। तो x बराबर कितना हो जाएगा 10 होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक वृत्त में एक 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई जिसका केंद्र से दूरी 12 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो वृत्त की त्रिज्या क्या ज्ञात करनी है, हमें OA ज्ञात करनी है। वृत्त की त्रिज्या OA ज्ञात करनी है। इसका क्या फार्मूला हो जाएगा, OC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। इसका फार्मूला हो जाएगा OC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, तभी तो निकलेगा ना। वृत्त की त्रिज्या, यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो OC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बन जाएगा। 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर हो जाएगा 144 प्लस 25 169 हो जाएगा। तो OA बराबर कितना आएगा 13। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 13 सेंटीमीटर। इसको आप देख लीजिए कि ये राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बना ही रहा है। तो वृत्त के केंद्र से उसके बाद 12 सेंटीमीटर ये है, ये 5 सेंटीमीटर है, तो OA बराबर कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचिए जिसका केंद्र O है। इस वृत्त की 2 त्रिज्याएं OA तथा OB इस प्रकार खींचिए कि एंगल AOB जो बने वह 120 डिग्री का हो, तथा जो बिंदु A और B से वृत्त की स्पर्श रेखाएं खींचिए जो एक दूसरे को बिंदु P पर प्रतिच्छेद करें। मतलब कह रहा है कि सर्वप्रथम हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक केंद्र वृत्त खींच लेना है 2.5 सेंटीमीटर वाला, और एक दूसरे से 120 डिग्री का कोण बनाती हुई OA तथा OB त्रिज्या खींच लेनी है। हमें चांदा की मदद से, प्रोटेक्टर की मदद से त्रिज्या 2 बना लेनी है जो 120 डिग्री की हो, ठीक है। उसके बाद त्रिज्याओं के A तथा B बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बना लेना है। जो A यहाँ है, B यहाँ है, इस पर हम 90 डिग्री का कोण बना लें एक, तथा जो खींची गई एक दूसरे P बिंदु पर जहाँ काट रही हैं AP तथा PB अभिष्ट स्पर्श रेखाएं, तो ये हमने टेंजेंट बना लिया, और ये जो एक दूसरे काट रही हैं वो P पे, तो AP तथा PB जो हैं वह अभिष्ट स्पर्श रेखाएं हैं। तो ये जो टेंजेंट है ये टेंजेंट है। तो हमें क्या किया, पहले हमने 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त बनाया, उसके बाद प्रोटेक्टर की मदद से 120 डिग्री का कोण बनाया, उसके बाद 90 डिग्री का जो वहाँ जो दोनों केंद्र में जो सर्कल पे बिंदु पड़ा रेडियस का उसको AB माना, उससे 90 डिग्री का 2 एंगल बनाया, और जहाँ वही 2 स्पर्श रेखाएं बन गई। अगला प्रश्न है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए और इस वृत्त के केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से वृत्त का स्पर्श कीजिए। इसको हम कैसे करेंगे, इसको देख लीजिए, इसका रचने के पद दिए गए, इसको आप देख लीजिएगा।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि अभिषेक के कमरे की लंबाई 4 मीटर, चौड़ाई 3.5 मीटर तथा ऊंचाई 3 मीटर है। इस कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के क्या हमें कमरे की चारों दीवारों के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2l + b × h करना पड़ेगा। कमरे की जो पूरा चारों दीवारों के क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये फार्मूला लगाना है। अगर प्रश्न ऐसे बने कि कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, तो वह क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, 2l + b × h। तो 4 + 3.5 × 3, इसको ध्यान रखिएगा, फार्मूला ये आपको लगाना है। अगर पूछे कि कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो फार्मूला क्या लगाएंगे, 2l + b × h। तो 4 + 3 कितना हो गया, × 7.5 × 3, तो कितना हो गया, 7.5 15 हो गया, 15 3 45, तो चारों क्षेत्रफल क्या हो गया, 45 मीटर स्क्वायर। इसको ध्यान रखिएगा। अब इसमें आपको क्या करना है, कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछे और लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों दिए गए हो, तो क्या फार्मूला लगाएंगे, 2l + b ये लगाएंगे, × h कर देंगे, यही हो गया क्षेत्रफल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चित्र ओ में वृत्त का केंद्र है। चित्र ओ जो है वह वृत्त का केंद्र है। OBC जो दिया गया है एंगल, वह 15 डिग्री का दिया गया है, ये 15 डिग्री दिया गया है, तथा BAC तथा BEC का मान हमें ज्ञात करना है। तब देख लीजिए, OB और OB जो है वह, OB और AC जो है वह एक रेडियस है, तो दोनों का एंगल क्या हो जाएगा, 15 डिग्री ही हो जाएगा। अब क्या है, प्रमेय से क्या कहा जाता है, ये जो कोण है वह इस कोण के दुगुना होगा। तो एंगल BAC जो है वह एंगल BAC जो है वह एंगल BOC का दुगना होगा, तो एंगल BAC बराबर BOC का /2। एंगल BOC क्या हो जाएगा, 180 माइनस एंगल OBC + OCB। एंगल BOC क्या हो जाएगा, 180 डिग्री पूरा होता है, तथा ये 15 है, तो ये क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 180 - 30 = 150। तो एंगल BOC क्या हो जाएगा, 150। अब एंगल BOC 150 है, तो एंगल BAC कितना हो जाएगा, एंगल BAC कितना हो जाएगा, 150 का आधा 75 हो जाएगा ना। एंगल BAC कितना हो जाएगा, 75 होगा, एंगल BAC 75 हो जाएगा। अब एंगल BEC हमें पूछा है, BEC कितना हो जाएगा, एंगल BEC पूछा है, तो एंगल BEC कितना हो जाएगा, 180 पूरा हो जाएगा, 180 में 75 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 105। इसको आप ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, चित्र में O वृत्त का केंद्र है। चित्र में जो O है वह वृत्त का केंद्र है। यदि एंगल ABC बराबर 40 तथा CAB बराबर 80, तो एंगल ADB का मान ज्ञात करनी है। तो एंगल ABC चलिए देखते हैं। एंगल ABC में देखते हैं कि एंगल ABC + BAC + ACB तीनों का कोण क्योंकि 180 डिग्री होता है। एंगल त्रिभुज का जो अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 होता है, तथा ये 80 दिया गया है, ये 40 दिया गया है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा ना, ये 60 हो गया। एंगल ACB कितना हो गया, 7। और ADB और ACB बराबर होंगे, देख लीजिए, ADB और ACB बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि एक ही वृत्तखंड के कोण है, तो ADB कितना हो जाएगा, ये भी उतना ही हो जाएगा। ये 80 है, ये भी 80, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा, तो 60 आ गया। ये 80 था, ये 40 था, तीनों कोण 180 होता, तो ये कितना आ गया, 60 आ गया। अब एक ही वृत्तखंड के बने तो ये भी 60 हो जाएगा, तो 60 डिग्री इसका उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक ठोस घनाकार धात्विक टुकड़े का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 217। प्रश्न है कि एक ठोस घनाकार धात्विक टुकड़े का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 217 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस टुकड़े का आयतन ज्ञात करना है। टुकड़े का हमें आयतन ज्ञात करना है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 6a² होता है। 6a² की वैल्यू कितनी दी गई, 216 दी गई। 6 से काट देंगे, 36 आ जाएगा। a बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। a बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। अब हमें आयतन निकालना है। आयतन की फार्मूला क्या होता है, a³, तो 6³ कितना हो जाएगा, 216 ही, तो इसका 216 सेंटीमीटर क्यूब आयतन भी आएगा। इसको ध्यान रखिएगा। अब इसमें क्या था, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 6a² तथा आयतन का फार्मूला क्या होता है, a³। इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक ईंट की लंबाई, चौड़ाई व मोटाई क्रमशः 25 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर है। एक 5 मीटर लंबी, 3.5 मीटर ऊंची व 33 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाने में कितनी ईंटें लगेंगी। ईंट का पहले हम एक ईंट का आयतन निकाल लेंगे, उसके बाद दीवार की लंबाई निकाल के भाग कर देंगे, जो दीवार का आयतन निकाल के, तो वही हमारा रिजल्ट होगा, वही आंसर होगा। तो एक ईंट का आयतन कितना हो जाएगा, 25 × 10 × 7.5, तो कितना आया, ये कितना आएगा बताइए, 25 × 10 × 7 705, 250 × 7.5 आ गया। इसको चलिए बाद में करेंगे, मतलब 25 × 75, ये 0 जो है वो पॉइंट हटा देगा, 25 × 75 हो गया ये। अब दीवार का आयतन निकालते हैं। दीवार का आयतन क्या हो जाएगा, 500 सेंटीमीटर × 350 सेंटीमीटर, क्योंकि मीटर में दिया गया है तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 350 सेंटीमीटर × 33 सेंटीमीटर। अब चलिए, अब
दोनों को भाग कर देते हैं। भाग कैसे करेंगे? दीवार का आयतन पूरा कितना है? 500 गुणे 350 गुणे 33, और एक ईंट का आयतन कितना है? 25 गुणे 75। एक ईंट का आयतन 25 गुणे 75 है। इसका भाग कर देंगे। भाग करने पे आप भाग कर लीजिएगा, आएगा कितना? 3080। तो ईंटों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3080। इसको आप समझे? इसमें क्या करना था? एक ईंट का आयतन निकाल लेना था, फिर पूरी दीवार का आयतन निकाल लेते। अब फिर इसमें से भाग कर देंगे तो ईंटों की संख्या आ जाएगी। तो 7.5 सेंटीमीटर को 750 सेंटीमीटर लिखा जाएगा, क्योंकि 5 मीटर को 500 सेंटीमीटर लिखा जाएगा, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है। तो 500 333 हो गया। भागे 25 गुणे 10 गुणे 7.5 कुछ 75 हो गया। तो इस 3080 इसका आंसर आएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज के समान कोण तीसरे कोण से 4 गुना है तथा त्रिभुज के तीनों कोण का मान ज्ञात करना है। तो एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज का क्या मतलब है कि भुजा जो होगा, दो भुजाएं समान होंगी, ये समान होगा। तो भुजा ए बी जो हो गया ABC, तो भुजा ए बी समान हो गया AC के बराबर। तो एंगल ABC ACB के भी समान हो जाएगा। तो एंगल ABC और टोटल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अब ध्यान रखिएगा, टोटल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अब तीसरे कोण से 4 गुना है, तो 4x प्लस 4x, दो जो तीसरा कोण है वह x मान लिया हम लोगों ने, और तीसरा x डिग्री मान लिया। तो बाकी दोनों कोण क्या हो जाएंगे? 4x, क्योंकि समद्विबाहु है, दो कोण समान होते हैं ना। तो 4x दोनों हो गए। अब टोटल कितने हो गए? 9x बराबर 180 डिग्री हो गया। तो x बराबर कितना हो गया? 20। अब आप निकाल लीजिए, 4x बराबर कितना हो जाएगा? 80, और पहला कितना हो गया? 20। तो ये है समद्विबाहु कोण। अब कैसे किए मैंने आपको पता है? समद्विबाहु कोण एक बनाइए, ये समान है, AB समान है, AC समान है। अगर हमने इसको x मान लिया और ये समान था तो क्या हो जाएगा? 4x था, तो x मान लिया तो 4 गुना है तो 4x हो जाएगा, ये भी 4x हो जाएगा, ये x, तीनों का जोड़ कितना होता है? अंतःकोणों का योग 180 होता है। तो यही कर लीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी मोटर कार की वर्तमान कीमत 10,830 है। किसी मोटर कार की वर्तमान कीमत कितनी है? 10,830। यदि कार का अवमूल्यन 5% वार्षिक दर से हुआ हो, कार की जो कीमत घट रही है वह 10% की दर से घट रही है, तो उस कार का 3 वर्ष पूर्व की कीमत ज्ञात करनी है। तो हमें 3 वर्ष पूर्व ज्ञात करना है। कार की कीमत क्या है? फार्मूला क्या है? A बराबर P1 + R/100 × T। अब लेकिन ध्यान रखना है, यहाँ R जो है वह -5 है। माइनस क्यों है? क्योंकि हर दर जो है वह हर साल 5% की दर से कम हो रही है, तो दर निगेटिव हो रही है ना, तो -5 होगा। इसको ध्यान रखिएगा। तो अमाउंट हमें दिया गया है 10,830 दिया गया है। प्रिंसिपल नहीं पता है हमें। 1 - 5/100/3, 100 - 95/100, तो क्या आ जाएगा? 10,830 बराबर P19/20 का क्यूब। P19/20 का क्यूब हो जाएगा। अब देखिए P बराबर क्या हो जाएगा? 10,830 गुणे 20/19 गुणे 20/19 गुणे 20/19। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो 12,632। 3 वर्ष पूर्व उस कार की कीमत कितनी थी? 12,632। इसको आप ध्यान रखिए। इसमें मैंने कुछ किया नहीं, वही चक्रवृद्धि ब्याज का पूरा फार्मूला लगा था। लेकिन क्या था? 5% वार्षिक दर से अवमूल्यन मतलब घटना है, तो अवमूल्यन का मतलब क्या हो गया? फिर R जो है वो -5, तो -5 रख दिया। तो 1 + R/100 जो फार्मूला होता है वहाँ 1 - R हो गया। बस यही फार्मूला हुआ था बस। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एक लंबवती शंकु का वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए जिसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 15 सेंटीमीटर तथा आधार की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई कितनी दी गई? h, और आधार की त्रिज्या कितनी दी गई? 8 सेंटीमीटर। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला देख लीजिए। शंकु की तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला, वैसे ये क्वेश्चन तो बहुत टफ है, आने की बहुत कम संभावना है, लेकिन देख लीजिए। शंकु की तिर्यक ऊंचाई बराबर L बराबर √h² पर r²। तो √h² + r² कितना है? √299। तो तिर्यक ऊंचाई कितना हो जाएगा? 17 सेंटीमीटर। अब शंकु की वक्रपृष्ठ दिख लेते हैं। वक्रपृष्ठ की फार्मूला क्या होता है? πr/l। पाई की वैल्यू रख देंगे पाई, r की वैल्यू कितनी थी? 8, और l की वैल्यू 17, तो कितना हो गया? 136 पाई। तो इसका आंसर कितना है? 136 पाई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए वृत्त में जीवाएं AB और CD परस्पर समकोण पर काटती हैं। यदि BDC बराबर 15 है तो ACD का मान ज्ञात करना है। BDC हमें दिया गया है तो हमें कौन सा मान ये ज्ञात करना है? ACD, तो हमें ये कोण प्राप्त करना है। एंगल BDC 15 दिया गया है, और एंगल DEB जो है, एंगल DEB जो दिया गया है वह 90 दिया गया है। तो एंगल DBE कितना हो जाएगा? ये कोण क्या हो जाएगा? DBE कितना हो जाएगा? 180 - 90 + 15
ना। एक तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। एक 90 है, एक 15 है, तो तीसरा क्या हो जाएगा, 75 सेंटीमीटर। अब चूंकि एडजेसेंट एंगल है ये, तो ये भी 75 हो जाएगा। तो एंगल ए सी डी बराबर क्या हो जाएगा, 75, क्योंकि एंगल डी बी जो है वह ए सी डी के बराबर ही तो होगा। एंगल डी बी ए सी डी के बराबर है, क्योंकि एक ही लाइन से बना है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एडजेसेंट एंगल। तो ए सी डी क्या हो जाएगा, वो भी 75 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि संख्याओं का मूल रूप बताना है। संख्याओं का मूल रूप चलिए बताइए। 16 का 1/2 मतलब √16 बताना है। 1/2 का मतलब यही तो होता है, जिसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। 125 का 1/3 मतलब √125 बराबर 5 आ जाएगा। 11/17 का 1/11 बताना है। तो ये कैसे इसको शो करेंगे, इसको सॉल्व नहीं कर सकते। अंडर रूट में बेस 11 होगा तथा 11/17। अगला प्रश्न है 8 का 1/3 क्या हो जाएगा, √8, √3 √8। 27 का 2/3 क्या हो जाएगा बताइए, ये क्वेश्चन आप बताइए। 27 का 2/3, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब 27 को लिख सकते हैं प्लस 2/3। अब 3 का क्यूब इंटू 1/3 की पावर 1/3 की पावर 2 भी लिख सकते हैं। तो 3 की पावर 3 कट जाएगी, तो 3 की पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बराबर 9 आएगा ना इसका आंसर। 3 की पावर 3 लिख सकते थे, 2/3, तो 3 कट जाएगा, 3 की पावर 2 तो बचेगा, तो 9 आएगा। 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर क्यूब लिख सकते हैं, गुणे 2/3 हो जाएगा, तो 3 कट जाएगा, 25 इसका आंसर आएगा। तीसरे वाले का आंसर क्या हो जाएगा, 25। अब अति लघु प्रश्न चलिए देखते हैं। अति लघु प्रश्न चलिए देखते हैं। 8 मीटर लंबी, 3.5 मीटर ऊंची और 20 सेंटीमीटर मोटी दीवार का आयतन ज्ञात करना है। तो दीवार का आयतन ज्ञात करना है, लंबाई गुणे ऊंचाई गुणे चौड़ाई कर दीजिएगा, तो आ जाएगा। इसको तो आप कर लेंगे। अगला प्रश्न है, यदि समुच्चय ए दिया गया है, बी दिया गया है, तो ए यूनियन बी दे रहा है। ए यूनियन बी क्या होता है कि जो एक बार सारी संख्याएं लिख दीजिए, जो एक बार सारी संख्याएं लिख दीजिए। 8 लिख दिया, 12 लिख दिया, 15 लिख दिया, 16 लिख दिया, 17 लिख दिया, 20। और ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, जो दोनों में हो। दोनों में कौन सा है, 8 15 है, 8 15 है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, जो दोनों में हो। दोनों में जो हो उसका क्या होता है, वह ए इंटरसेक्शन बी होता है। तथा एक बार सारी संख्या लिखने का मतलब क्या होता है, ए यूनियन बी। इसको आप ध्यान रखिएगा। वाहक चेक तो मैंने बताया था। चलिए अगला प्रश्न है, 90 पैसे व 9 रुपये को सरलतम अनुपात में लिखना है। 90 पैसे व 9 रुपये को सरलतम अनुपात, मतलब इसमें हम अनुपात बताना है। तो 90 पैसे है, 9 रुपये क्या हो जाएगा, 900 पैसे हो जाएगा। इसका अनुपात क्या हो जाएगा, 9/90 बराबर 1:10 आ जाएगा ना। 9 से 9 काट देंगे, 1/10 आ गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/10। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, समानुपात किसे कहते हैं। समानुपात किसे कहते हैं, यदि चार राशियां इस प्रकार हो कि प्रथम राशि को द्वितीय राशि से वही अनुपात हो जो तृतीय राशि का चतुर्थ राशि से हो, तो चारों राशियों का समानुपात कहलाती है। मतलब यदि इसको लिख सकते हैं, यदि 4 राशियां इस प्रकार हो कि प्रथम राशि का द्वितीय राशि से वही अनुपात हो जो तृतीय राशि का चतुर्थ राशि हो, तो चारों राशियां समानुपात कहलाती हैं। समानुपात के भेद क्या होते हैं, सरल मिश्र, इसको मैंने बताया था, इसको मैंने ऊपर बताया था। 90 का 4/5 में बांटना है, तो 90 गुणे 4/9 कर देंगे। पहला भाग आ जाएगा 9 धाम 90 40, दूसरा क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। इसको तो कराया था मैंने ऊपर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सरल रूप में करना है। -2/5 का 11 करना है। -2/5 का पावर 11 गुणे -2/5 का पावर 4। बेस समान है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो -2/5 का क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, -2/5 का 15। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सरल ब्याज किसे कहते हैं। तो वह धन जो पूंजी के स्वामी के उसके उपयोग के बदले निश्चित दर से प्राप्त हो, जो निश्चित दर जिसमें होता है उसे सरल ब्याज कहते हैं। तथा मूलधन किसे कहते हैं, जो धन उधार लिया जाता है अथवा दिया जाता है वह मूलधन होता है। तथा ब्याज जुड़ के जो धन वापस मिलता है उसे मिश्र धन कहते हैं। इसको ध्यान रखिए, मिश्र धन जो इसमें लिखा गया है, ब्याज जोड़ने के बाद जो धन मिलता है उसे मिश्र धन कहते हैं। दर किसे कहते हैं, 100 रुपये के 1 वर्ष के ब्याज की जो दर दी जाती है उसे ब्याज की दर कहते हैं। 80 का 5 महीने के 2 पैसे प्रति रुपये मासिक दर से ब्याज ज्ञात करना है। इसको तो मैंने आपको बताया था, इसको आप कर लेंगे। चक्रवृद्धि के ब्याज क्या होता है, यदि पहली अवधि को मिश्र धन दूसरी अवधि के लिए मूलधन माना जाए तो देय क्या होता है, चक्रवृद्धि। यह प्रश्न बनेगा, पक्का बनेगा कि पहली अवधि का जो मिश्र धन होता है दूसरी अवधि का मूलधन होता है। मतलब ब्याज के ऊपर जो ब्याज लगता है उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। इसको ध्यान रखिएगा। अगला है 400 रुपये पर 3% का 5%, 3 वर्ष का 5% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज मिश्र धन। इसमें आप ज्ञात कर लेंगे, एसआई निकालना है आपको, मैंने ऊपर बताया है। एसआई इसमें भी निकालना है। चलिए ये सब क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। चलिए अब इस सेशन में इतना ही। अब हम नेक्स्ट सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।